अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। ईद का समा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर रंग के सेट पे और आपके लिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आए हैं जिसे आप लोग भरपूर इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ईद का दूसरा दिन है तो थोड़ा सा कुर्बानी के हवाले से मैं आपसे पूछती चलूं कि क्या सूरत हाल है। बहुत सारे लोग तो कुर्बानी कर भी चुके होंगे क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं पहले दिन के लिए, उनसे इंतजार नहीं होता, सब्र भी नहीं होता और जो है वो फौरी तौर पे चाहते हैं कि जो भी जानवर वो लाए हैं उसको कुर्बान किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है जनाब, बच्चे थोड़े से उदास भी हो जाती हैं। लेकिन ये एक दीनी फरीजा है जिसकी तकमील नहायत ज़रूरी है। और आज चूंकि ईद का दूसरा दिन है और आज आपकी क्या मसरूफियात है, क्या चल रहा है, यकीनन आज तो दावतों का दिन है, या आप कहीं जा रहे होंगे या फिर आपके घर कुछ मेहमान आ रहे होंगे। तो मैं तो यहाँ आपके लिए मौजूद हूँ सेट पे, लिहाजा मेरे घर तो आज कोई मेहमान नहीं आने वाला और मैं तैयार भी हूँ, यहीं से कहीं ना कहीं चली जाऊंगी दावत खाने। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए भी यहाँ पे मौजूद हूँ कि मेरे पास आज बड़ी ही प्यारी बातें हैं करने के लिए और मेहमानों से मिलके आप बहुत खुश होंगे। हमारे मेहमान जो है आज वो बायो सेफ्टी से भी हैं जो हमें बताएंगे कि हमें ईद के दिनों में अपना ख्याल किस तरह से रखना है, और एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो ये बताएंगे कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है और हमारा आने वाला दिन कैसा है और हमारे हुक्मरान हमारे साथ कब तक ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक ऐसी इंडस्ट्री से भी मेरे पास मेहमान मौजूद हैं जो थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार है। और अगर मैं पोल्ट्री फार्मर की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा वो पिस रहा है इस वक्त। थोड़ा सा हम हुकूमत को भी जगाने की कोशिश करेंगे कि खुदारा थोड़ा सा इनका ख्याल कीजिए। उसके साथ साथ मैं अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र करती चलूँ तो जनाब हमारे आज की खुसूसी ट्रांसमिशन को आपके लिए स्पॉन्सर किया है फॉरवर्ड सॉल्यूशंस ने। और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे टेबल के ऊपर आपको कुछ ब्रांड नज़र आ रही हैं, विज वाश जो कि हाउस ऑफ क्लीनिंग जो है की कंप्लीट रेंज रखते हैं, इन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया है। उसके साथ साथ चेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पॉन्सर किया। उसके साथ साथ सबसे बढ़ के जिसका मेरे ऊपर ठप्पा भी है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से खुसूसी तावन किया गया है इस खुसूसी ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में। तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती, थोड़ा सा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और आपसे तारुफ करवाते हैं हमारे पास मेहमान कौन कौन मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे राइट साइड पे चौधरी फरगाम तूर साहब तशरीफ फरमा है जो कि रीजनल चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद महमूद डार साहब, आपका भी ताल्लुक पोल्ट्री इंडस्ट्री से है और साबिक चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चेरी फार्मास्यूटिकल्स के। और आप आ जाए मेरे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे जनाब सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब। आप नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारे चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं और आज लकीली हमें भी इन्होंने टाइम दिया है। वैसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं लेकिन आज हमने इनको जो है वो पकड़ लिया है कि हमारे शो के लिए लाजमी आप आएँ। तो इन्होंने सर आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका भी शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, मैंने जिक्र किया था बायो सेफ्टी का, बायो कंट्रोल का, कि हमें ईद के दिनों में खुद को बीमारियों से, जरासीम से कैसे बचाना है। गली मोहल्लों में गलाजत नहीं फैलानी वरना क्या क्या हो सकता है ये बताएंगे डॉक्टर आसिम महमूद खान साहब। आप स्पेशलिस्ट हैं बायो सेफ्टी बायो कंट्रोल में और इसके अलावा रिसोर्स लीड पर्सन हैं नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी में। सर आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारे आज के मेहमान थे जिनका आपसे तारुफ करवाया गया और हमें बार बार जो है वो मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आपने सैनिटाइजर यूज़ किया है कि नहीं। मैंने उन्हें भरपूर यकीन दहानी करवाई है जनाब, मैंने किया है, लेकिन कहते हैं कि इस वक्त जो है वो आप इसको सैनिटाइजर को यूज़ करें। तो ये विज वाश कंपनी ने स्पॉन्सर किया है हमारे शो को आज और इन्हीं का जो है वो सैनिटाइजर भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बायो सेफ्टी और बायो कंट्रोल के बगैर तो जनाब हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बीमारियों से भी खुद को बचाना है, जरासीम से भी बचाना है और ईद को एंजॉय भी करना है। तो चलते हैं आज हमारे पहले मेहमान की तरफ, सवाल लेकर मैं जाऊँगी। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हमारे पहले मेहमान का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से है, रीजनल चेयरमैन हैं आप। सर 1-2 महीने की बात नहीं, 8 माह से पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो ज़ेरे अताब है। कुछ हुक्मरानों की मेहरबानियां हैं और कुछ जो आफत आई है उसकी नज़र हो गया मामला। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो नाजुक है। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त 25 से 30% बंद पड़े हैं, हमारे शेड बंद पड़े हुए हैं, वो किस तरह से बहाल होंगे? फार्मर दोबारा कैसे अपने कारोबार को लेकर चलेगा और नहीं लेकर चलता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है? थोड़ा सा इस बारे में गाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो आज
कल जो गुज़रा है मुक़द्दस दिन जो है ईद उल अज़हा है, इस पे सब पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उस हवाले से हमें याद रखना चाहिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म रब्बी था उसे मनो इम्प्लीमेंट किया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म पिदर था उसको मनो इम्प्लीमेंट किया। इस मैसेज को लेते हुए हम पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और इस सारों कुर्बानी का जो जज्बा है उसको लेके आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। पिछले साल हम ओवर प्रोडक्शन में थे और पोल्ट्री में मुसलसल फार्मर जो था वो कैश लॉस कर रहा था उस वजह से, और मार्च अप्रैल में आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोडक्शन कोई 10 से 15% कम हो के हम तकरीबन उस नहज पे आ गए कि डिमांड सप्लाई जो थी वो इक्वल होना शुरू हो गई। उसके बाद ये कोविड का मसला आया, और कोविड के मसले में हमारी जो, आपको मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाऊंगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसका 35 से 40% जो इस तल्लक है वो रेस्टोरेंट से, शादी हॉल्स और जो हमारे इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान अच्छा, वो भी तो बंद पड़े हैं ना, उससे इसका तल्लक है, वो फौरी तौर पे बंद हो गया, जिस वजह से फार्मर को एक खौफ था। कभी खबर आती थी कि शायद सिर्फ लॉकडाउन होगा, कभी खबर आती थी शायद कर्फ्यू लगेगा, कभी खबर आती थी शायद इससे भी ज़्यादा कोई हालात ख़राब हो गए। फार्मर ने उन दिनों में बिल्कुल चूज़ा डालना बंद कर दिया, किसी रेट पे 1 रुपए में भी चूज़ा वो डालने के लिए तैयार नहीं था। फीड की तरसील का मसला था फार्म्स की तरफ, उसके लिटर और दूसरी जो मेडिसन और दूसरी चीज़ें थी उसका मसला था, उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम रहा। उसके बाद रमज़ान में तकरीबन कुछ 40% हमारे शेड थे वो मज़ीद बंद हो गए, जिसमें तकरीबन इस वक्त 15 से 16 लाख जो बंदे हैं वो डायरेक्ट पोल्ट्री से रोज़गार जिनका वाबस्ता है, वो तकरीबन कुछ 6 से 7 लाख जो बंदों का रोज़गार उस वक्त वो डिस्टर्ब हुए, वो बेरोज़गार हुए। उसके बाद मज़ीद फ़ंड शॉर्टेज थी, फ़ंड शॉर्टेज की वजह से जो थे वो बंदे वापस ना आ सके, और रमज़ान में गवर्नमेंट ने ये किया कि थोड़ा सा रेट 160-170 पे जब फॉर्म रेट गया तो उन्होंने उसको कैप कर दिया। वो उस वजह से भी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस हुआ। हमने बारहा जितने भी मियाँ असलम इकबाल या दूसरे अरबाब कार थे जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान थे, उन्हें कहा भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही असूल है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइसेस को कम रखा जाए तो प्रोड्यूसर जो है वो उसको अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है उसको मिलने दे, और एक ही दुनिया का फार्मूला है कि ग्रो मोर। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद बहुत ठीक हो जाएंगी, कीमतें ठीक हो जाएंगी। आपने देखा होगा पिछले साल 300 रुपये टमाटर था, इस दफ़ा 20 रुपये किलो बिका है। पिछले साल तरबूज 60 रुपये केजी था, 10 रुपये केजी बिका है इस साल। उसकी यही वजह थी कि ग्रो मोर, और उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। अब हमारा जो है तकरीबन कोई 25 से 30%, 10% जो है वो प्रोडक्शन जो शेड थे वो जो बंदे बेरोज़गार तो वापस आए हैं, अब 25 से 30% शेड अब भी खाली हैं। उसमें हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द जो हमारा जो सेक्टर है जिसमें हमारी जो मुर्गी की खपत जाती है, जो अंडे की खपत जाती है, उसको खोला जाए, वो है रेस्टोरेंट्स, शादी हाल। अगर रेस्टोरेंट्स और शादी हाल खुलते हैं उसमें आप देखेंगे तकरीबन कोई 25 लाख जो बंदे हैं वो डायरेक्ट रोज़गार रह रहे हैं रेस्टोरेंट से, और 15 लाख बंदे जो हैं ना, 15 से 16 लाख वो शादी हाल से उनका डायरेक्ट रोज़गार है, वो भी बेरोज़गार है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का विजन था कि हम तकरीबन 1 करोड़ बंदे को रोज़गार देंगे, और यहाँ पे पोल्ट्री और ये जो तमाम दुनिया ने SOPs के तहत अपने जो अदारे थे वो जो उनके रेस्टोरेंट से दूसरे थे वो खोल दिए। हमें भी जल्द अज जल्द ईद के फ़ौरन बाद ये खुल जाएं ताकि ये जो 30 से 35 लाख बंदे बेरोज़गार हो रहे हैं जो इस वक्त इस ईद पे शायद ज़्यादा डिस्टर्ब हो, वो शायद कुर्बानी भी ना ले सके या अपने बच्चों को प्रॉपर खुशियाँ भी ना दे सके, ज़्यादा ख़राब है वो, ताकि जल्द अज जल्द अपने रोज़गार पे आएँ और किसी का मोहताज ना हो और अपने प्रॉपर जो है वो बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिला सके। बिल्कुल शाहिर साहब, आपको भी शरीके गुफ्तगू करते हैं, आपका भी जो है वो ताल्लुक पोल्ट्री इंडस्ट्री से है। इस वक्त जो ज़बू हाली चल रही है, क्या सॉल्यूशंस है, क्या तजावीज़ देंगे, क्या समझते हैं ये कैसे मामलात बेहतर हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मामलात बेहतर करने के लिए नीयत बेहतर होनी चाहिए।
اگر نیت ہی بہتر نہیں ہے اور پیچھے سے جو بیک اپ ہمارے آ رہا ہے، پیچھے سے جو ہمارے ساتھ پیچھے جو اپنا لگے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں اگر یہ کوئی ایک ویل ہونا کہ ہم نے بزنس مین کو پروموٹ کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جب تک، جیسے کہ انہوں نے بتایا فرغام صاحب نے، کہ جب تک اپنا پالیسی میکر اچھے نہ ہو اور وہ پالیسی کو سمجھتا نہ ہو، بزنس کو سمجھتے نہ ہو، وہ بزنس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. جیسے کہ پیچھے وہ جو ہمارے یہاں پہ جو پولٹری انڈسٹری سے جو ڈپارٹمنٹ متعلقہ تھے، سنجیدگی سے نہیں لے رہے اس کو سیریس پہ نہیں لے رہے. پھر کہہ رہے تھے اس کی پرائسز فکس کر دیں. مجھے یہ بتائیں، جب پرائسز نیچے گئی ہوتی ہیں، جب فارمر تباہ کن لاسز فیس کر رہا تو اس پرائسز کیوں نہیں یہ کہتے کہ یہ آ کے کنٹرول کریں؟ جب پرائسز سے اوپر جاتی ہیں، یہ تو ایک نارمل سپلائی، ہاں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. اس کا بھی ایک بڑا وہ ایک اپنا سیریس سسٹم کا میٹر ہے کہ کنٹرول اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جب تک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو ہم فیس کرتے ہیں تو جب وہاں لاسز ہو جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس کو کنٹرول کریں پرائسز؟ اور یہ تو بڑا ان ایتھیکل ہے. جیسے ہاں جیسے بتا دیا کہ آپ کو یہ بے شمار جو سی ہے اپنا آئٹمس کا ریٹ بتایا گیا ہے کہ جب وہ اوپر نیچے کرتی رہتی ہیں، تو یہ اس میں آپ پولٹری کو کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ کوئی ایجنڈا ہے کسی کے پاس؟ یا اس کے ورلڈ اوور میں بتا دیں گے یہ پولٹری کے ریٹ فکس ہے. یہ اوپن مارکیٹ ہے، دنیا کے بھی میں ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ، اور یہاں بھی پاکستان میں بھی ایسے چلنا چاہیے. ہم دیکھیں خود تو پالیسیز بناتے نہیں ہیں، تو فالو کرتے ہیں پالیسیز کو، اس کے باہر سے پالیسیز کی آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو لہٰذا یہ پولٹری کا بڑا ظلم ہے. اگر آپ کہیں گے جی پرائسز کی کنٹرول کی جائیں، جا کے آپ فارمرز کے حالات دیکھیں کیا حالات ہیں ان کے. جیسے کرونا اسپیشلی جب آیا ہے، اس سے پہلے پچھلے سال جو گیا ہے 2019، وہ تو بدترین سال گیا نا. اس کے بعد جب کرونا آیا ہے تو یہاں تک میرے پاس جو نیوز تھیں کہ چوزا جو تھا وہ ڈم کیا گیا ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا کہ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. اور بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر نا، لوگوں نے بالکل اس کو کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے. آپ اندازہ کریں جو بریڈر فارمس والے ہیں ان کا کیا حال ہوا. آگے سے جو فارمر جو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی میں فارم ڈالوں گا تو میری کوئی انکم ہوگی، ان کا کیا حال ہے. کسی نے رینٹ کے اوپر فارم دیا ہوا ہے، کسی نے کسی سے لون لیا ہوا ہے، کسی نے بینک سے لونس لیا ہے. تو ان کے دیکھیں کیا ان کے لیے مسائل ہے. اگر جنہوں نے لونس لیا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اس کے بیچ میں ان کو اسپیشل کوئی فیسلٹی دیں تاکہ ان کے اوپر اتنا پریشر نہ پڑے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی وہ کام نہ چلائیں جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، اتفاق کرتی ہوں میں آپ کی بات سے. اور اس وقت جو ہمارے متعلقہ حکام دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پولٹری انڈسٹری کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. اور ایک مسئلہ جو بار بار سامنے آیا وہ یہی آیا کہ پولٹری شیڈز بند ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے کون اس وقت کون ایسا انسان ہے جو اپنے کاروبار کو بند کرنا چاہے گا؟ کس کے بچوں کے ساتھ پیڑ نہیں لگا ہوا؟ لیکن جو حالات ہیں، جو اس وقت اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس میں اس کو بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جو بند ہو چکے ہیں 25 سے 30%، وہ لوگ کس طرح سے لائف کی طرف وہ آئیں گے؟ وہ اپنے کاروبار کو بحال کیسے کریں گے؟ یہاں پہ میں گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ جو پولٹری فارمرز ہیں، جو ہمارے ایگریکلچر فارمرز ہیں، خدا را ان کے اوپر رحم کریں اور ان کے لیے سنجیدگی سے پالیسیاں بنائیں. اور صرف پالیسیاں بنا کے بند ڈبوں میں رکھ نہیں دیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں تاکہ جو لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ براہ راست ان تک پہنچے اور وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ سے بحال کر سکے. یہاں پہ وقت چھوٹی سی بریک کے بعد چلیں گے اگلے مہمان کی جانب. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن. اور میں اس وقت بات کرنا چاہوں گی، ایک ہمارے ہاں اسٹرالوجر بھی موجود ہیں اور گفتگو تھوڑی سی بریک سے پہلے سنجیدہ ہو گئی تھی. عید کا شو ہے اور ساتھ ساتھ عید کے اوپر بھی بات کرتے جائیں گے، لیکن اسٹرالوجر سے بات کرنے کے لیے میں اس لیے بھی تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک خوشی کی امید دلا دیتے ہیں کہ جی حالات کب بہتر ہوں گے. ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہی دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، ہماری عیدیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت گزریں. ابھی تو بہت ہماری عید جو ہے اداسی ہے. اور ویسے مزے کی بات ہے، میں نے جس کسی سے بھی کہا نا کہ عید پہ میں اتنا زیادہ اس عید پہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں یا جو بھی عید الفطر گزری ہے، تو مجھے انہوں نے کہا ہے آپ نے جتنا اہتمام کیا ہوا ہے جھوٹ نہ بولیں. تو میں نے کہا جب میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، اسکرین پہ آنا تھا تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ میں تھوڑا سا گیٹ اپ کے اندر آؤں. آج جو میرے پاس مہمان ہیں ان سے بات کروں گی. سید محمد عدل رحیم صاحب ہیں. آپ کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ اسٹرالوجر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چیف کنزرویٹر ہیں یہ فارسٹ کے اندر.
تو لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹرالوجر کی. سر کیا کہیں گے کہ حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ بڑی مشکل اور گمبھیر گفتگو ہو گئی ہے پولٹری انڈسٹری کو لے کے, تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تھوڑی سی کچھ تو امید دلائیں کہ حالات کب تک ٹھیک ہوں گے. ابھی گفتگو بڑی سنجیدہ ہو گئی تھی, دی وے وچ دے ور ایکسپلیننگ نا, تو میرے خود آنسو نکلنے والے تھے کہ جو انہوں نے بتایا. اور بالکل یہ اور سیریسلی ہے, اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ دسمبر سے مارچ نیگیٹو کنٹینیوس چلتا آ رہا ہے, جس میں یہ کووڈ-19 بھی آ گیا, یہ ماس ڈیل کرتا ہے ان کو بھی, تو ان کا کاروبار نیچے کو نیچے آیا. پھر جا کے مارچ اب پازیٹیو ہوا ہے کہ 15-20 دنوں میں, تو یہ ان کی پازیٹیوٹی شروع ہوئی ہے, کچھ سنبھلے. اس کے بعد وینس کنٹینیوسلی راہو کے نیچے, جس سے ہوٹل والے مار کھا رہے ہیں, تھیٹر والے مار کھا رہے ہیں, شادی ہال والے مار کھا رہے ہیں. ریپڈ چینجز بھی آ رہی ہیں نا چیزوں میں. وہ چینجز نہیں, یہ وینس ڈیل کرتا ہے نا ہوٹلوں کو. اب یہ 8 اگست کو وینس نے راہو سے نکل کے ایگزالٹ ہو جانا ہے, 8 اگست کو. ہاں جی. اور ان کا کاروبار, ان کی, میں ان کو ابھی بیٹھے میں ان کو بتا دوں کہ ان کا کاروبار F-16 کی طرف چڑھے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا پولٹری کا کہ انہوں نے جو یہ اکیلے یہ نہیں پسے, بہت لوگ پسے ان کے ساتھ ساتھ, بڑی بہت انڈسٹری پسی اور پورا پاکستان میں پسی. اچھا, اس کے علاوہ ملک کی بات کر رہے ہیں کہ ملک تو جنوری سے ہی پرابلم میں گھرا ہوا ہے, اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے, اب جا کے کوئی ریلیف ملے گا. ایز فار ایز عوام از کنسرن, جنرل لوگ, وہ تو اسی طرح ہی چلتے جائیں گے, لیکن گورنمنٹ تھوڑا سا کہتے نا وہ آئے گے تتے توے دے بہنا, جو ہمارا یہ اگست کا مہینہ ان کو نا ایک دفعہ تکنی کا ناچ ضرور لگے, پریشر آئے گا حکمرانوں کے لیے, تھوڑا بھاری ثابت, گورنمنٹ کے لیے, عہدیداران, ہاں ادھر ان کے پریشر میں آئے گا, شفلنگ ہوگی, کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر گرے گا, کوئی اس طرح. اچھا, واقعی ہو بھی ایسا رہا ہے. ہاں, وہ بتایا نا, میں نے ایک پرسوں چوتھ پروگرام کیا تھا, اس میں یہ کہا تھا کہ تیر لگیں گے اور ایک ادھر کا اڑ گیا, ایک ادھر کا اڑ گیا, خود خان صاحب بچے رہیں گے. خان صاحب ابھی جاتے نظر نہیں آتے. جو افواہیں اڑی ہوئی نا کہ جا رہے ہیں یا الیکشن ہوگا, ارلی الیکشن, وہ ابھی تک کوئی الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں, ایک پوزیشن آئے گی, وہ آئے گی جنوری سے مارچ کے درمیان. اس وقت انسرٹنٹی اتنی ہوگی کہ یہ یہاں جنوری سے مارچ 21 کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ پھر خان صاحب خود نہ کوئی ڈیسیژن لے لے. ادروائز فی الحال نہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ بالکل آپ نے اچھا ذکر کر دیا. یہ بہت سارے اسٹرالوجر سر اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر بڑی سنسنی پھیلا رہے ہیں کہ جنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے. کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے. اگر جنگ ہوا تو نارتھ کی طرف انڈیا اور چین کی ہوتی نظر آتی ہے. اچھا, ہم بچے رہیں گے. ہاں, نہیں, ہمارے پاس بالکل ہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اگر آئے بھی تو وہی جو پچھلے سال جہاز آئے تھے واپس نہیں گئے, چائے پلانی پڑ جائے گی آپ کو. تو اس لیے نا یہ آپ یہ چھوٹے موٹے تو چلتے رہیں گے, لیکن جو کہنا میجر کوئی وہ نہیں ہوگا. اور باقی ابھی اکانومی جو ہے نا, تو اس کے بھی میں تھوڑا بتا دوں کہ سیٹرن تھا آپ کے 7ویں گھر میں, اکانومی کا بہت ضروری ہے, حالات ہر بندے کے بڑے خراب ہیں. ریٹروگریڈ ہو کے نا 6ٹھے گھر میں آ گیا, اور 6ٹھا گھر بے شک پازیٹیو ہو, لیکن وہاں پہ جتنا مرضی زور لگا لیں, لیکن وہاں پہ آپ نے اسی طرح ہی پھنسے رہنا. جیسے سیٹرن 1 اکتوبر سے دوبارہ 7ویں گھر میں آئے گا, تو اکانومی میں باہر سے ایڈ آتی نظر آتی. کوئی ایسے سسٹم چلیں گے جہاں سے پیسہ آئے گا اور ملک کو تھوڑا بہت سٹیبل کرتا جائے گا. ابھی 2 مہینے یہ اسی طرح ہی کہتے رونا روتے رہیں گے یا کرتے ہیں, واقعی پیسے کوئی نہیں ان کے پاس جو وہ کریں گے. بٹ آفٹر 2 منتھ پھر یہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ سٹیبل ہوتی جائے گی. اس کے بعد سیٹر آگے جو اگلے 2-3 سال ہے نا, وہ ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ وہ بہتر. بٹ ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرنڈ, ایز فار ایز پولیٹیشین از کنسرنڈ, ان کے لیے کوئی سکون نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے. اچھا, ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عاصم محمود خان صاحب. سر, آپ کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں اکثر, کیونکہ بایو سیفٹی اور بایو کنٹرول کے اوپر آپ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ریسورس لیڈ پرسن ہے NDM کے. ابھی کیا بتائیں گے, جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے, یہ ایسا موقع ہے جس کے اوپر کچھ لوگ زیادہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, تو خدا نہ خواستہ کیا کیا بیماریاں پھیل سکتی ہیں, کنٹرول کیسے کریں, صاف کیسے رکھیں, تھوڑی تجاویز دیجیے ہمارے ناظرین کو. شکریہ زبیدہ. پہلے تو سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, سب کو عید مبارک جی. اور یہ ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ نے قرابت داروں کا, اپنے ملنے والوں کا, آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, اور ان سب کا اپنے خیال کرنا ہے. عید قربان ہے, آپ نے
اپنا صبر کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو قربان کرنا ہے اپنے قرابتداروں کے ساتھ، ان کا خیال رکھنا ہے اس موقع پہ، اس لیے اس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے جی۔ چودھری فرغام صاحب نے اس کو بڑا اچھا شروع میں ایکسپلین کیا۔ دوسرا میں کہوں گا کہ جب ہم یہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم گھروں پہ کھانے کھائیں گے، آج کل بھی لوگ ہوئے ہیں، آج زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، دعوتیں ہوں گی، تو اس وقت ایسے لوگ جو کرونا کا بھی ٹائم گزر رہا ہے، کووڈ کا بھی ویسے ہی ہے معاملہ، صرف اس لیے تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کہ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے کم کر دیے ہیں، اس سے شاید ہماری جو فگرز جو ہم ٹی وی سے لیتے ہیں، آپ کے نیوز سے لیتے ہیں، وہ شاید نظر آ رہی کہ اس میں کچھ کمی ہے، کمی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، کہ ابھی ویسے بھی اس کا آن سیٹ ہے اس کا، تو اس میں جو ڈس انفیکشن کا رول ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں جو اس میں سے گزرے ہیں، جس میں میں خود بھی گزرا ہوں، ہمارے ایک اور مہمان ڈار صاحب انہوں نے بتایا، یہ بھی گزرے ہیں، تو اس میں یہ کہ جب کہ آپ کا امیونٹی لیول، امیونٹی کیا ہے، آپ کی ڈیزیز سے فائٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، دیٹ از امیونٹی، اگر وہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہم نے اپنے ایریا کے اپنے گھر کے اندر، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ جو وائرس کا لوڈ ہے اور پیتھوجنس کا لوڈ ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اور وہ ہم ڈس انفیکشن سے کرتے ہیں۔ تو ایسے ڈس انفیکشن کے جو آپ کے فوڈ گریڈ ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں وہ سپرے ہو سکتے ہوں، آپ بیٹھے ہوں تو سپرے ہو سکتے ہوں، جن کو ہیزرڈ نہ ہوں، جو کارسینوجینک نہ ہوں، جو آپ کے لیے آپ کی سکن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے کسی سے ہیزرڈ کریٹ نہ کرتے، ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ جیسے ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بول رہا ہے، کف کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایئر کے اندر وائرس کا لوڈ انکریز ہو جاتا ہے، اب جس کی امیونٹی کم ہوگی وہ وائرس اس کی طرف شفٹ ہوں گے اور وہ ڈیزیز میں شفٹ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی کہ جب آپ دوست اکٹھے ہوں گھروں میں، جیسے آج بہت سی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ ڈس انفیکشن کا خیال کریں، جو آ رہے ہیں ان کو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کروائیں، جو لوگ بیٹھے ہیں جب آپ کھانا کھائیں جہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ سرفیسز اور ایئر اس دونوں کو ہم نے کلین کرنا ہے۔ تو سرفیسز کے جیسے آپ کا ٹیبل ہے، تو اس کے اوپر جب آپ سپرے کرتے رہیں گے تو وائرس کا لوڈ کم ہوتا رہے گا ایئر کے اندر سے، اور آپ کے لیے مشکل نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے چیلنجیبل نہیں ہوگا، ڈیزیز کی طرف شفٹ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کیونکہ چودھری فرغام صاحب کی اور ڈار صاحب کی بات سنی، یقیناً یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ میں لائف اسٹاک بورڈ، جو لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اس کا میں ممبر بھی ہوں پنجاب کا، آپ کو معلوم ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی ویلڈ باتیں ہیں، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی اور پالیسی، یہ 3 لفظ جو میں نے ان سے لیے ان کی باتوں سے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے، اس کو دیکھنا، اور جب جیسے اب آج گھر میں اتنے مہمان ہیں جی، اگر آپ کے پاس گھر میں 10 مہمان ہیں تو کیا آپ کھانا 2 لوگوں کا بنائیں گے یا 20 لوگوں کا بنائیں گے؟ آپ کھانا اتنے ہی بنائیں گے جتنے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، تو اس کو کیسے آپ میئر کیسے کریں گے کتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے؟ یہ ہے ڈیٹا۔ جب تک کہ آپ کے پاس، ملک کے پاس، اس پروونس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا، اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس جو سینسز ہے وہ ہیومن سینسز بھی نہیں ہیں، انسٹیڈ کے ہمارے پاس پولٹری کا، ڈیری کا یا باقی چیزوں کا سینسز ہو کہ ہمارے پاس کتنی ڈیمانڈ چاہیے، پر کیپٹا کنزپشن کیا ہے جو اوریجنل ہے، یہ تبھی ہوگا جب ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوگا، پھر ہم اس کے مطابق اپنے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کو مینٹین کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے جو پالیسی ہے، پالیسی بنانے والے جو ادارے ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے ڈائریکٹوریٹس ہیں، کیا کبھی انہوں نے کبھی بزنس کیا ہے؟ کیا ان کے اندر بزنس کی سینس ہے؟ کیا ان کو پتہ کہ پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، سپلائی چین کیسے مینٹین کی جاتی ہیں؟ اب کتنا ہی کوئی ہمارے جو بھائی ہیں بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے ویژنری کیوں نہ ہو، لیکن ان کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ ایسے لوگ جن کا ایسوسیشن کے ساتھ تعلق ہے، جو خود پروڈکشن کے اندر کام کر رہے ہیں، جو اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ڈائریکٹ بزنس کے ساتھ جن کا لنکیج ہے، جب وہ پالیسی بنائیں گورنمنٹ کے ادارے تو ان کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کو سامنے اوریجنل پکچر ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے آلو پروڈیوس کیے ہیں اور آپ کل کہیں کہ یہ آلو کو سبسڈائز کر دیں، آپ جو پروڈیوسر ہے وہ 10 روپے پروڈیوس کر رہا ہے، آپ 8 روپے میں وہ کیسے بیچ سکتے ہیں اس کو مارکیٹ؟ گورنمنٹ جب ان کے اوپر یہ جیسے مرغی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے گورنمنٹ کہ اس کا پیسے کم کر دیں، تو پہلے سے لاس میں جاری ہے جو پروڈکشن، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسکرج کر رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی کے اندر وہ اپنا رول ادا کریں۔ تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور جس بندے کا، زبیدہ کو بتاتا جاؤں جی، بڑی اہم بات ہے، جس بندے کا پیسہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے ایک فرد کا، وہ ایک فرد نہیں ہوتا، وہ اس معاشرے کی اکائی ہے، وہ اس ملک کا پیسہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، اور ہر روز ہمارا ملک جو
जो सस्टेन नहीं कर रहा इकोनॉमी के अंदर, उसका बेसिक नुकसान ये बड़ी है वजह उसकी कि हमने फाइनेंस को, जो हमारा ब्लड का हिस्सा है, ब्लड की तरफ सर्कुलेट करती है, उसको हमने रोक दिया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी, मैं गवर्नमेंट का पार्ट, हमारी इसी गवर्नमेंट को इनको देखना चाहिए कि हम इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना चाहिए। ये बहुत अहम है इस मौके पे। और मैं चाहता हूँ आपके तवज्जो से जो हमारे लोग हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री से मुंसलिक हैं, जो लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री से हैं, जो इस सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हैं, ये उनका रोल है कि वो देखें, इसको डीप डाउन स्टडी करें, लोगों के साथ इनके साथ बैठें और फिर पॉलिसी की तरफ आएँ। खुद बैठ के पॉलिसी वो इनके ऊपर लागू ना करें। ये मेरी आज बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और आपकी बात हुकाम बाला तक पहुंच भी चुकी है इस वक्त। और गुफ्तगू फिर थोड़ी सी संजीदा हो गई है, ईद का मौका है, लेकिन अगर हम आपके सामने ये बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना, अपनी बात आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू जो है वो ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगी कि हम थोड़ा सा ईद के हले गुले के ऊपर भी बात कर लें, और यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। कि मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया, ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया। नैनों की उमंग रुकी तेरे बिना, आहटों में तेरी मुझको जीना, आजा सैया ना सता। ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया, ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया। आस तेरी ही लगन अखियन में समाई, हर कहीं ढूंढे ये तुझे माने नहीं हर जाई, हर घड़ी महफिलें सपनों की है सजाई, होठों की हंसी है फीकी तेरे बिना, चांदनी भी लगे दिखी तेरे बिना, आजा सैया ना सता। ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया, ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया। बिरहा की बैरी रतियां जिया मोरा तड़पावे, मीठी मीठी तोरी बत्तियां मुझको बड़ा सताए, तेरी ही यादों में हर पल उलझाए, चैन बुलाए मुझको कहीं ना, दूरियां ये मुझसे जाएंगी सही ना, आजा सैया ना सता। ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया, ये मनवा झूम 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 रे आजा मोरा सैया। जी ब्रेक
ब्रेक के बाद गाना तो आप सुन ही चुके हैं और जो हमारा सिंगर है आज बख्त अली खान साहब, ये बड़े ही सुरीले घराने से इनका ताल्लुक है। ये साहबजादे हैं रफाकत अली खान साहब के। और अब आते हैं हमारी अगली डिस्कशन की तरफ। ईद का मौका है, थोड़ी सी ईद की बातें भी इसमें कर लें क्योंकि गुफ्तगू जो है वो बात करते करते कब संजीदा हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब बात करेंगे कि चौधरी फरगाम साहब से पहले पूछूंगी, सर मुझे ये बताइए कि पोल्ट्री इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है तो क्या आप मुर्गियां ही खाते रहते हैं या कुछ बकरा वगैरह भी खाते हैं ईद पे, कोई और मीट वगैरह बीफ वगैरह भी खाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मुर्गी या मटन और बीफ के अलावा सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और मुतवाज़न खुराक होनी चाहिए ताकि हफ्ते में मुर्गी भी हो और अंडा भी हो और मटन और बीफ और उसके साथ सब्जियां हो, दालें हों, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। अच्छा, ईद के 3 दिन तो आप घर पे गुजारने वाले हैं ना, कुकिंग में क्या क्या बनाना आता है? कुछ बना के देते हैं फैमिली को या सिर्फ साइड करके बैठ जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं आता। कुकिंग का कुछ नहीं आता। अच्छा, इंटरेस्ट भी नहीं है, शौक भी नहीं है? नहीं, शौक भी नहीं है। अच्छा, तो वैसे पसंद क्या है खाने में? मटन में कौन सी चीज ज्यादा शौक से खाती हैं या बच्चों की फरमाइशें ज्यादा चलती हैं? मटन का कोरमा बड़ा अच्छा बनता है, अगर उसमें कोरमा बनाए या कढ़ाई बनाए वो बड़ी अच्छी बनती है, वो बनाई जाए तो। पुलाव जैसे बहुत शौक से लोग खाते हैं? नहीं, चावल मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, राइस कम खाते हैं? रूटीन में नहीं खाता। ठीक है। और शाहिद डार साहब आप क्या कहेंगे? आप बड़े संजीदा होकर बैठे हैं, कोई रेसिपी तो नहीं सोच रहे आप? रेसिपी मेरे पास बड़ी हैं, बताएं क्या बनाने जा रहे हैं ईद पे आप? ईद की वजह बिल्कुल मैं खुद भी इंटरेस्ट लेता हूँ कुकिंग के बीच में। क्या क्या अच्छा बना लेते हैं? वो इतनी ज़्यादा डिशेस तो मैं नहीं बनाता। अच्छा, स्पेशल जो कढ़ाई गोश्त है ना, ब्रीफिंग तो चलती होगी आपकी, मॉनिटरिंग तो करते होंगे, इसमें ये डाल दो, ये निकाल दो, ये कम है, ये ज्यादा है। कढ़ाई गोश्त का मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए स्पेशल एक डिश होती है जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन में बना लूँ, क्योंकि पहले दिन तो काफी रश होता है। हाँ जी, ऐसे ही है। कुर्बानी में गुजर जाता है ना सारा दिन मिलने में। मलाने में। मगर दावत तो दूसरे दिन शुरू होती है। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के बीच में आप अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि जो अपना मुस्तक लोग है ना, हमें चाहिए ये नहीं कि सारे पैसे कुर्बानी पर लगा रहे हैं, आपको 10 लाख का बकरा लिया या 10 लाख की कुर्बानी कर दें, उसे अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा किसी को स्वाब मिलेगा या कम स्वाब मिलेगा। मगर जैसे अभी हालात जा रहे हैं कोरोना के, उसके बीच में ये है कि अपना हमें दूसरों को लाजमी ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा लाजमी बात कही। ईद का मौका ही ऐसा है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे में डिजर्विंग लोगों के साथ अल्लाह का शुक्र है, खाना पीना चलता रहता है सिलसिला, मगर जब तक आपका वो देखे ना, इसमें दीन में भी कहा कि हमसाया भूखा नहीं सोना चाहिए, तो दूसरों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना ये ना कि जब खुद ही सब कुछ करते रहें। अगर वो कढ़ाई गोश्त में बना लेता हूँ या कुछ और रेसिपीज मुझे मेरे पास पड़ी भी हुई हैं, अगर आप जिस वक्त आप कहेंगे मैं आपको ला भी दूंगा। बिल्कुल, आपसे बनवाएंगे भी हम अपने शो में। अच्छा, ज्यादा शौक से आप कढ़ाई गोश्त बनाते हैं और आपको रेसिपीज भी आती है? इजी होता बनाना। अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम होता है, घर वालों की तरफ से कहा जाता है या खुद ही अपनी खिदमत पेश कर देते हैं? बस मिक्सचर ही होता है। अच्छा, थोड़ा कहा भी जाता है कि वो इधर उधर चल जाते थे कि होम मिनिस्टर के मुकाबले में हम अवॉइड करते हैं, ये मुकाबला ना करें किचन में कम ही जाया जाए। अच्छा सर, मैं नहीं चाहते हमारे जो अपना ऑफिशियल अफेयर्स उसमें कोई और इंटरफेयर करे। हाँ, ये तो है वैसे, लेकिन कुकिंग का मामला ऐसा है कि ईद के दिनों में तो ना चाहते हुए भी बंदे का दिल चाहता है कि मैं आज घर पे हूँ, 3 दिन के लिए घर वालों को दस्तयाब भी हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं इनको बना के खिलाई दूँ। चलो अच्छा है, चलिए आपको कुछ रेसिपीज तो आती है ना, आपसे वो भी हम बात करेंगे। अजमल रहीम साहब आपसे बात करूंगी, दिलों का हाल बताते हैं, सितारों का हाल बताते हैं, रेसिपीज कौन कौन सी बता सकती हैं? क्या बनाते हैं शौक से, क्या खाती हैं शौक से? बकरे का भी हाल बताते होंगे कुर्बानी से पहले। वैसे वो क्या कहते हैं, खुद तो नहीं पकाना आता, लेकिन एक बचपन से जो खाते यार, जैसे कहते हैं खड़ा गोश्त, कलेजी और गोश्त को मिक्स करके, ये खड़े होके बनाया जाता है? नहीं, उसको वो भुना हुआ गोश्त होता है, उसको मैं तो यही सुनते हैं कि जिसमें कलेजी भी होती है और जिसमें गोश्त भी होता है, और फिर वो दोपहर को खड़े मसाले वाला मसाले वाला, वो सबसे बेस्ट होता है। उसका ईद के गोश्त का जायका ही और होता है, आगे पीछे आप बनाने की कोशिश करें नहीं उस तरह का बनता। उसके बाद ये तो पहला इवेंट होता है, उसके बाद फिर वो पुलाव जो होता है जिसमें ज्यादा गोश्त डाल के बनाते हैं, बहुत मजे का साथ वो 2 चीजें ना ये। अच्छा, बचपन में क्या था, कोई वालिदा से फरमाइश करते थे कुर्बानी के मौके पे कि घर पे ये बनेगा? मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि शोर मच जाता है, जी हमें पहले कलेजी बना के दे दें या हमें इस तरह से पहले भुना हुआ गोश्त दे दें। आपका कोई फरमाइश? ये होता था कि पहले वो सबसे पहले उनकी कोशिश होती थी कि
जितनी जल्दी ज़िबा हो जाए ताकि दोपहर का वो जो हाँ जी, हाँ जी, खाना बिल्कुल वो ऐसे खाए। ही था। और खुशकिस्मती से मेरी थ्रू आउट लाइफ मेरे माशाल्लाह। कसाई सुबह 8 बजे 8:30 मिल जाता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इसलिए ना 10-11 बजे तक फारग होए ना, और खाना दोपहर का अगली ईद 12 में मेरी तरफ भी बजे भिजवाइएगा, मिल मेरे जाता। पास बहुत लेट आता है। तो वो टाइम पे हो जाता है, अच्छा। मैनेज हो जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वाकई बहुत बड़ा मसला है कि कसाब जो है वो बताकर 2 बजे का या 12 बजे का, वो आते 4 बजे हैं। तो थोड़ा सा ईद का जो पैशन है ना वो बच्चों का तो बड़ा ही डाउन हो जाता बच्चों के है। लिए डिस्टर्बिंग हाँ होता जी, है बहुत एग्जैक्टली, ज़्यादा। उनको बहुत ज्यादा बल्कि एक्साइटेड। मुझे बचपन का एक वाक़या याद है कि मेरी नीज थी, अब तो वो डॉक्टर है माशाल्लाह बड़ी अच्छी, तो बकरा ज़िबा किया तो भागी आके अपने दादा को कहती है, अब्बू अब्बू बकरा टूट गया। बकरा टूट गया। तो अब भी जब वो कुर्बानी करते हैं ना तो उसको कहते जाओ देखो बकरा हाँ, टूट उसको गया, अब छेड़ते उसकी होंगे सब बेटी है वो लोग ना। देखती है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। बच्चों की ईद होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। डॉक्टर आसिम साहब आप बड़ा स्माइल कर रहे हैं, बताइए कुछ रेसिपी अम्मा के हाथ की याद आ रही है या कुछ वाकई ऐसा याद आ गया मैं आपको? तो पता ये सोच रहा हूँ कि जब ये कुर्बानी की ईद होती है तो हमें मीठा पसंद होता है, हाँ जी, और जब मीठे की ईद होती है तो हम नमकीन की तरफ ढूंढ रहे होते जी हैं। ऐसे ही है। कल हमने वो कलेजी वगैरह तो कल खा ली, जैसे जब हलाल होता तो साथ ही सबसे पहले जो तैयार होती है वो ये चीज़ें तैयार हाँ होती जी हैं। ऐसे ही है। तकरीबन सभी घरों में एक जैसा ही माहौल होता हाँ है। जी ऐसे ही है। लेकिन सेकंड डे जैसे शाह साहब बता रहे हैं होता ऐसा ही है कि आपने पुलाव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ, कोई कढ़ाई की तरफ आ exactly, जाएगा। ऐसे ही। लेकिन फिर मैं कहूँगा आप कहेंगे बात संजीदा होगी, बात संजीदा नहीं है। आज अगर हम बैठे घरों में इतना कुछ खा रहे हैं और हमारे पास इतनी डिशेज पड़ी हैं, तो आपके हमसाए स्पेशली इन दिनों में जब कोरोना का भी हुआ है, लोगों के बिजनेस भी डाउन हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं जिनके घर में कुर्बानियाँ नहीं हैं। तो प्लीज़ इतने अच्छे खानों के दौरान उनका भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल सही आपके कहा। हमसाई में उनका बहुत एहतराम और उनको रिस्पेक्ट भी दें और अच्छे तरीके से, ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, उन तक चीज़ें पहुँचाएँ। तो ये ईद, ये कुर्बानी की ईद है, हमें कुर्बानी की उस रस्म को भी याद रखना है जी। जी exactly तो ऐसे ही। आज के दिन में मीठा फिर ज़्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने ज़्यादा मटन खाया जी। आम चल रहे हैं ना और आम आजकल, चल रहे आम हैं। चल रहे हैं अच्छा मैं साहब। आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊँ, अच्छा बच्चों के लिए स्पेशली जो बकरा ईद है, इसमें उसको मटन बच्चों को आदत डालनी चाहिए खाने की। हाँ, अब वो हमने नहीं घरों में खाते। देखा कि बच्चे मटन खाते नहीं हैं जी, वो सिर्फ चिकन की तरफ है। फरगाम साहब मुझे घूर के देखें कि मैं चिकन की बात कर रहा हूँ। बच्चों के लिए मटन और बीफ, ये बच्चों की बधाई गज़ा इसी से होती है। ऐसी है। और जब आप 30 लेकिन फिर मैं बात करूंगी सस्ती प्रोटीन की। लेकिन सस्ती Availability मैं ले उसको भी पूरा तो करने सही जा ना, रहा parents हूँ। की लेकिन जब कुव्वत आपकी खरीद भी तो हो ना। जब आपकी एज 27, 28 से ऊपर आ जाए तो फिर आप टोटल मुर्गी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जिस तरह के हमारा अब आजकल रहने का माहौल है, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया जी, उन्होंने हमारे हेल्थ क्लब जिससे हम जहाँ जाके हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, हमारे पार्क जहाँ जाके हम वॉक करते हैं, उनको भी बंद कर दिया है। मुझे नहीं समझ आती है किस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं ये। शाह साहब बड़ी मजे की बात कह रहे हैं, है सही कि जहाँ से कह रहे हैं। हमें जिम हमें बंद किया सेहत हुआ है, लेनी है, जिम बंद जहाँ पे किए जिम हुए बंद कर दी ऐसे है। ही। पार्क बंद खुदारे हुए हैं। इतनी तो समझ मुझे आज होनी पता चाहिए लगा। कि पार्कों से, जिम से आपको गुड आपकी- न्यूज सुनाई तो है हमारे हाँ। एस्ट्रोलॉजर साहब ने कि 1-2 महीने भाई के हमारे अंदर मैं इंशाल्लाह बात कर रहा हूँ, मेरे चीजें- बच्चे हैं जी, वो फुटबॉलर हैं, गेम करते हैं, वो 3-4 महीने से घर में पड़े, इंडोर ही उनकी हो डाइट चुका है बंद हो सब गई है। कुछ, ऐसे वो ही। वजन कहते बढ़ गया। बाबा कल ईद के मौके पे उन्होंने कहा बाबा हम क्या खाएं, हमें सब कुछ खाया ही नहीं जाता, हम तो ग्राउंड में जाते थे, गेम करते थे। तो हमें सर, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना एक चाहिए। चीज मिस कर गए जो अभी डिशों में, वो जो सबसे पहले बकरे की तिली जो होती थी, हाँ जी जी वो जी तवे जी। पे उससे वो जिसने रोजा रखा था वो उससे रोजा खोलता था। हाँ जी वो बड़ी बिल्कुल, एक बड़ी बड़ी fascinating खूबसूरत होती है। हमारे बच्चे जो है वो ईद पे करते हैं तमाम। अच्छा क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, मैं चाहूंगी एक लाइन के अंदर अपना एक मैसेज देते जाएं, ईद के ऊपर क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या पैगाम देंगे? डॉक्टर आसम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हमें अपने जो पीछे गांव है या पीछे जो हमारे Deserving देहात हैं, people क्योंकि हैं जो, ज़्यादा मुस्तहिक अफराद। मसाइल बड़े शहरों के अलावा जो हमारे देहात हैं वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं। ख्याल करना चाहिए। लोग कोविड की वजह से काफ़ी वहाँ पे डिस्टर्ब हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। ईद के अगले दिन को 2 दिन वहाँ पे गुजारने चाहिए और देखना चाहिए जो बंदा डिज़र्विंग है बहुत उसकी खूबसूरत आप किसी हवाले से मदद करें ताकि वो भी इन खुशियों में शामिल हो जी सके। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब आप भी अगर एक लाइन में कोई पैगाम दे दें हमारे अवाम जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। नहीं जी, वो सारे बड़ी सी बातें कर रहे हैं और ये अपना हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने जो दूर के अजीज़ हैं, हमसाए नज़दीक के हैं, गरीब अजीज़ रिश्तेदार हैं, हैं, हमसाए उनको तो खास कम तौर ही पे इस ऐसे मसले मौके पे में याद होते हैं, रखें। मतलब कि आप सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखें ना तो काफ़ी लोग आपके मिल जाते जी हैं। अजमल रहीम साहब आप क्या कहना तो मैं तो ये कहूँगा कि ईद है, ये पिछले 7-8 महीने बड़े टेंशन में हाँ जी, गुजरे, ऐसे बहुत ही। ज़्यादा थोड़ा हल्ला गुल्ला भी वो होना खौफ चाहिए की ईद फजा पे। भी रही है जी, कि ऐसे तो ही। एंजॉय करें, बाहर निकलें। अब पहाड़ी इलाके की तरफ जाएं, कोई सैर सपाटा करें। और जो मैं डॉक्टर साहब की बात मैं एग्री करता हूँ,
परसों मेरा बेटा आया, मैं कहा वापस क्यों आ गए, कहते हो पार्क बंद किया हुआ, कहते जाना नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। इट्स वेरी स्टूपिड डिसीजन। जी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात जी। पहले ही कर दी है सबसे बस बाकी एक आखिरी एक लाइन जी बिल्कुल। प्रोफेशनल बैगर्स अपना हाथ बाहर रख चुके होते जी, हैं, ऐसे वो ही। लोग जो हाथ नहीं फैला सकते सफेद उनका पोस्ट ख्याल उनको रखें। देखें। एग्जैक्टली 100% सफेद पोस्ट तबका जो उनका बिल्कुल। ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे लोग हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, सिर्फ हमें आंखें खोल के देखने की जरूरत है। और इसके साथ ही मुझे बार बार बताया जा रहा है कि टाइम जो है वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है, हमारा आज के शो का इख्तिताम होने को जा रहा है। इस साथ साथ मैं स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, खासतौर पे विज वाश की जानिब से जो है वो हमारा शो आज स्पॉन्सर किया गया था, उनका बेहद शुक्रिया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशंस भी ताउन में शामिल थे, फॉरवर्ड सॉल्यूशंस की जानिब से ताउन किया गया, उसके साथ चेरी फार्मा की तरफ से भी आज के शो के लिए खास तौर पे ताउन किया गया। इन तमाम स्पॉन्सर का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।